गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए और हम यहाँ पर पढ़ने वाले आज एनसीईआरटी बोर्ड 12th हिंदी, और इसमें हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। आपकी जो भी आरोह भाग 2 है, आरोह भाग 2 में हम काव्य खंड पहले कर चुके थे और अभी हमारा गद्य खंड चल रहा है और गद्य खंड में हमारा ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। फाइनली आज हम इसको खत्म कर देंगे और फिर कल हम शुरू करेंगे वितान, और वितान में हमारे 3 या 4 कहानियां हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। और उनमें से भी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके वितान में से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर आते हैं। लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं वो अधिकतर उसमें से भी आते हैं। तो चलिए कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरे कल्पना का आदर्श समाज, 2 चीजें ली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हमने। और अगले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण जीवन परिचय, उनके विचार, और हमने पढ़ा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम उनका दूसरा अंश पढ़ने वाले हैं, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी कि मेरी कल्पना, यानी कि उनकी कल्पना के आधार पर एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो उनकी कल्पना ये थी कि भाईचारे का जो है समाज होना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन के लिए मतलब भाई भाई समझे, ठीक है, यानी कि समानता, सहिष्णुता इसके साथ में रहे, समानता का भाव स्पष्ट रखे, कुल मिला के भाईचारे का भाव समाज में होना चाहिए। तो उनके आदर्श समाज की कल्पना यही थी, और ये कल्पना कहाँ तक साकार हुई है ये भी हम जानेंगे कि उनके मन मस्तिष्क में क्या चीज थी। साथ में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर भी, आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे, कल के लिए बाकी नहीं रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बीच में मैं बाद में। तो यहाँ करते हैं हम मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में बताएंगे कि कैसा है उनके कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ऊब गए होंगे। जाति प्रथा जैसे हमने अगले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जाति प्रथा क्या है, कर्म आधारित थी, फिर जाति आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई, जन्म पर अब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी पेशे को उसको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें हो गई थी। तो आप ऊब गए होंगे जाति प्रथा के बारे में, समझ के, सुन के जो भी चीजें है, ठीक है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यह अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है, हर कोई हो सकता है। एक ही चीज जब बार बार रिपीट होती जा रही है तो उससे क्या होगा, हम ऊब जाएंगे। और ये जो ऊब है ना, वो नीरसता लेकर आती है, यानी कि फिर हम फ्रेश माइंड से काम नहीं कर सकते हैं, जो हमें करना है वो नहीं कर पाते हैं। अतः मैं अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को देखता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न करना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। क्या आप लोग ये सोचोगे कि अगर मैं जाति विरुद्ध हूं, कि जो दलित समाज है या उच्च समाज है या निम्न समाज है, या जो भी बातें हो रही है इस समाज में, इस सोसाइटी में, हमारे देश में, इस पृथ्वी पर जो भी हो रहा है, संसार में जो भी निम्न जाति को अलग रखा जाता है, उच्च जाति को अलग रखा जाता है, उससे उच्च जाति को अलग रखा जाता है, अछूत कहा जाता है, या बहुत सारी चीजें उनके मतलब उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, अव्यवहार किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो भीमराव अंबेडकर ने उन सबका विरोध किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि आप ये भी पूछना चाहोगे कि फिर मेरी नजर में एक ऐसा समाज कौन सा है जिससे मैं प्रसन्न हूं, या एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें लोग जिस तरह का जीवन जिए। तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कैसा होगा? सब स्वतंत्र होंगे, अपने कार्य के चुनाव में, अपने रोजगार के चुनाव में, अपने आवास के चुनाव में, सभी चुनाव में वो स्वतंत्र होंगे और सभी में समान होंगे, सभी को एक दृष्टि से वो देखेंगे और भ्रातृत्व और भाईचारे के साथ जीवन यापन करेंगे। तो अगर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव जिस समाज में है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज कहा जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, इतना गतिशीलता यानी कि इतना परिवर्तन होना चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर पर हो सके। किसी भी समाज में लचीलापन, गतिशीलता हम बोलते हैं लचीलापन, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो किसी भी समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, जो भी वांछित का मतलब आवश्यक, कोई भी आवश्यक परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके।
अब ये जो चीज है बाबा साहब के माइंड में आई थी। अब ये हम बोलते हैं कि संविधान निर्माता थे ये, ठीक है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप यानी कि फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि एक ये विधि के छात्र भी थे, तो उनको पता था कि भाई कानून क्या है, किस तरह से है, और बहुत सारे देशों का जो संविधान है वो पढ़ा गया, उसको समझा गया, कौन सी चीज अच्छी थी, कौन सी क्या थी, तो सारी चीजें वो जानते थे। तो बच्चों, उन्होंने ये क्यों कहा कि ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए, और यही जो समाज में गतिशीलता रखना चाह रहे थे जिससे वांछित परिवर्तन किए जा सके, वही चीज उन्होंने संविधान निर्माण के समय में भी रखी है। तो संविधान की जब विशेषताएं हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, उसमें एक विशेषता ये और आती है कि लचीलापन। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, साथ में वो लचीला है। लचीला मतलब गतिशील है, जब भी जरूरत होगी उसमें संशोधन किया जाएगा, ठीक है, जब भी जरूरत होगी उसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन किन आधार पर, जो अमेंडमेंट्स हम बोलते हैं वो किस आधारों पर होगा वो भी उसमें उल्लेखित किया गया है। तो ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने समाज को भी गतिशील बनाना चाहते थे ताकि उसमें हर तरह के समय अनुसार परिवर्तन हो सके, ठीक है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे हित, यानी कि बहुत सारे लोगों का हित देखा जाएगा, एक व्यक्ति का हित नहीं, एक व्यक्ति की भलाई नहीं, जिससे ज्यादा लोगों का लाभ होता हो वो देखा जाएगा कि कहां पर ज्यादा बहुमत कहां है, उस बहुमत को फोकस किया जाएगा। तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, ठीक है। और तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का सही वास्तविक रूप होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है कि जिस तरह से दूध और पानी को दोनों को मिक्स कर देते हैं और हमारे अंदर वो नीर शीर विवेक वाला गुण नहीं है, क्योंकि वो तो हंस में होता है। अभी शायद आप में से कोई बच्चे पिछली क्लास में होंगे तो वही चीज आई थी कि नीर शीर विवेक वाली जो गुण है वो हंस में होता है। हंस अलग अलग करके इनको ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, लेकिन हम मनुष्य है और हम में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, हम में नहीं है और हम नहीं कर सकते। जिस तरह से दूध और पानी मिल जाता है उसी प्रकार से समाज के हर व्यक्ति को आपस में मिलकर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ में अपना जीवन यापन करना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, और ये जो भाईचारे का जो व्यवहार है वही क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहेंगे कि सब मिलकर रह रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराकर आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, आतंक नहीं फैला रहे हैं, सब अच्छे से समान भाव से रह रहे हैं, भाईचारा है। और भाईचारा ही क्या है भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा जरूर अब्राहम लिंकन ने दी है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में उसकी परिभाषा अलग अलग साबित हो जाती है। हम लोकतंत्र को किस तरह मानते हैं, अब्राहम लिंकन ने क्या माना था, गांधी जी ने क्या माना था, अन्य लोगों ने लोकतंत्र क्या माना था, तो सब लोकतंत्र के अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि सब अपन अलग हिसाब से सोचते हैं, सब अलग तरीके से सोचते हैं। लोकतंत्र मुख्यतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव है। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है किसी को, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आजादी दी गई है, फॉर एग्जाम्पल अपने व्यापार को चुनने में या अपने पेशे को चुनने में अगर कोई स्वतंत्रता दी गई है, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है और क्यों होनी चाहिए। लेकिन थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो जीवन जिया था या दलित समाज ने जो जीवन जिया था उसमें ये थी कि कोई अपने मन अनुसार कोई किसी पेशे का चुनाव नहीं कर सकता था। तो इस आधार पर, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था, उनकी अनुभूतियां थी, वो समझ पा रहे थे, उन्होंने ये सब झेला था, सहन किया था, संघर्ष किया था, इसलिए उनको पता था कि हम अपनी मर्जी से स्वतंत्र चुनाव नहीं कर सकते हैं। अपने मतलब ना हमारे खान पान का हो सकता था, न वैवाहिक जीवन का हो सकता था, न समाज में हमारी स्थिति का हो सकता था, हमारी स्टेटस क्या होना चाहिए ये भी नहीं हो सकता था। अपने हर किसी के मतलब किसी पेशे का चुनाव नहीं हो सकता था। वो मना नहीं कर सकते थे कि हमारा काम नहीं है, करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं थे। भले हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं कहलाता है बच्चों। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है?
गमनागमन की स्वाधीनता यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आजादी, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, जीवन और शारीरिक जो सुरक्षा है उसको करने की स्वतंत्रता कि हम कहाँ पर सेफ है वहां पर रहने की हमें आजादी हो। अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे कि कहीं आने जाने की स्वतंत्रता में किसी को रोक टोक नहीं है, जीवन जीने के तरीके से उसको रोक टोक नहीं है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु जाति प्रथा के जो पोषक है, कौन पोषक जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य की सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। वो किसमें माहिर है, किसमें सक्षम है, वो कार्य करने की उनको स्वतंत्रता नहीं दे रहे भाई, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। दासता यानी कि आप दास बनाकर रख रहे हो, और ये केवल और केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, यानी कि आपको किसी ने अपने अधिकारों से वंचित कराए, केवल यही नहीं है। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। सेवा करनी है, ठीक है, जहां पर वे मल मूत्र का त्याग करते हैं उस स्थान को साफ करना है, जहां पर गंदगी है उस स्थान को साफ करना है। उसके लिए पर्टिकुलर एक जाति डिवाइड कर दिए, जाति को अपॉइंट कर लिया है कि ये जो जाति है वो यही काम करेगी। कोई जानवर मर गया है तो उसको उठाने का कार्य भी पर्टिकुलर उसी जाति को दिया जाएगा, सभी लोग नहीं करेंगे, और वे लोग मतलब मजबूरी में जैसे भी हो स्वेच्छा से उनको करना पड़ेगा, है ना, खुश होकर करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा बिना किसी हम कहेंगे बिना किसी भुगतान के करना पड़ेगा। उनको इसके बदले में कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन उनको करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, इसी को दासता बोलते हैं। केवल कानूनी प्रपंचों में को दासता नहीं कहा जाएगा, कानूनी पराधीनता है वह दासता नहीं है। दासता तो हमारे समाज में पड़ा था, सामाजिक स्थिति पूरी दासता से भरी हुई हो गई थी। राजनीतिक पराधीनता को तो 1947 में खत्म कर दिया था, हम आजाद हो गए थे राजनीतिक स्तर पर, लेकिन सामाजिक स्तर पर बच्चों बहुत वर्ष लग गए। और आज भी आप कहीं ना कहीं किसी ग्रामीण परिवेश में चले जाइए, आपको वो दासता कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगी। आप एहसास करोगे कि आज भी हमारा देश उसी पुरानी परिपाटी में चल रहा है जिस तरह की दासता के बारे में बाबा साहब जी ने हमें बताया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बताया था, ज्योतिबा फुले जी ने बताया था, ठीक है। आप उसी तरह को देखोगे तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है कि कानूनी पराधीनता, जैसे मैंने कहा देश आजाद तो हो गया था, अब कानूनी पराधीनता तो नहीं रही थी, कानून बन गया था, अधिकार मिल गए थे, लेकिन क्योंकि सामाजिक अधिकार नहीं मिले थे। सामाजिक अधिकार होते हैं हमारी सोच के परिवर्तन के साथ, राजनीतिक परिवर्तन के साथ नहीं होते हैं। जब तक समाज अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएगा, जब तक समाज अपने सोच में लचीलापन नहीं लाएगा, गतिशीलता नहीं लाएगा, तब तक ये सामाजिक दासता जो है या सामाजिक पराधीनता है वो कैसे समाप्त होगी। उसके लिए कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपने मन मस्तिष्क में जो भी विचारधारा चल रही है, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, सबको मिलकर उन रीति रिवाज, जो दकियानुसी रीति रिवाज है या जो जड़ें हमारे समाज का शोषण कर रही है, उन जड़ों को उखाड़ फेंकने का कार्य है। तो ये कौन करेगा भाई, समाज के जो ठेकेदार है वही तो करेंगे। बट समाज के ठेकेदार क्या करते हैं, जाति प्रथा या जो भी कुरीतियां हैं उनको पोषण देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं ना। कि कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करते हैं। तो हमने अभी किस पे विचार किया था, स्वतंत्रता पर, कि स्वतंत्रता क्या होती है, आजादी क्या होती है। अब भाई समानता क्या होती है। क्या समानता, समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है भाई, किसी को समान रखने की आपत्ति हो सकती है। हमारे समाज में जाति प्रथा के लिए भी असमानता थी, लिंग के ऊपर भी असमानता थी, लिंग भेद पर भी बहुत बड़ी असमानता थी कि लड़का लड़की या स्त्री पुरुष, है ना, उनको अधिकारों के तौर पर असमान रखा जाता था। बहुत समय पहले की बात है, ज्यादा छोटी तो नहीं थी मैं, लेकिन हाँ समझदार थी, है ना।
तो उसमें एक राजू और मुन्नी, क्या नाम था, मिनी या मुन्नी कुछ एक था, उसमें एक गाना आता था दूरदर्शन पर। और पहले देखिए हम लोग गांव में रहते थे तो दूरदर्शन ही चलाते थे, दूसरे चैनल वगैरह नहीं आते थे हमारे। और बाद में कॉलोनी में भी रहने लगे तो वहां पर भी दूसरे चैनल नहीं आते थे, दूरदर्शन ही आता था। तो उसमें एक एडवर्टाइज में गाना आता था, सोचो कभी सोचो घर की लड़कियों की सोचो। मीना, मीना नाम था, याद आया। लड़की का नाम मीना था और उसके भाई का नाम राजू था। तो जो पेरेंट्स थे ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो लड़का लड़की में भेद करते थे, खाने की चीज़ों में भेद करते थे कि उसको ऐसा खाना देना, उसको ऐसा खाना देना है, परवरिश में भेद करते थे। तो उस एक कहानी के माध्यम से, राजू और मीना की कहानी के माध्यम से, जो राजू और मीना के जो माता पिता थे कई बार करते थे, लेकिन टीचर के कहने पर या शिक्षक के द्वारा समझाया जाता था तो वो समझ जाते थे कि हमने क्या किया है। तो धीरे 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 समाज में परिवर्तन लाने के लिए, मतलब टेलीविजन पर भी ये बताया जाना जरूरी हो गया। इतने मजबूर हो गए हम कि अब लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि वो टेलीविजन देख रहे हैं तो कम से कम वहां तो सीखे, उनको सिखाना पड़ गया। ये लिंग भेद है या जाति प्रथा है, सबके बारे में सिखाना पड़ गया। तो कहानियां, नुक्कड़ नौटंकियां, उनके माध्यम से बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा संघर्ष करा है, जब जाके आज हम कुछ, फिर भी आप 30 या 20% ऐसी वारदात आज भी देख सकते हो, आज भी देख सकते हो। 30 से 40% मैं मान के चलती हूँ ग्रामीण परिवेश में आज भी ऐसी विचारधारा है, वो अभी तक हटी नहीं है, क्योंकि सोच की बात है। हमने सोच को परिवर्तन नहीं किया ना, हम तो सिर्फ देश की बाहरी चीजों को परिवर्तित कर रहे हैं। देश के अंदर जो गूढ़ रहस्य भरे हुए उनको हमने कहाँ पर देखा है, अभी हमने सोचा ही नहीं है। तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, उनका यह तर्क वचन भी रखता है कि, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की जो क्षमता है 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? पहली है शारीरिक, वंश, परंपरा, और दूसरी आ गई है हमारे यहाँ पर सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरी कहाँ बताइए, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि। ठीक है, तो यहाँ हो गया शारीरिक, वंश और परंपरा, एक ही हो गई है। ठीक है, तो सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज, तीसरा ही आ गया बच्चे, 2 अभी कि शारीरिक, वंश, परंपरा पहली, सामाजिक उत्तराधिकार दूसरी, जिसके अंदर बताया है कि सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरी है मनुष्य के अपने प्रयत्न। क्या मनुष्य के अपने प्रयत्न क्या है? इन तीनों ही दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? या समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है, वो पूछ रहे हैं बाबा साहब। तो व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण या असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति विशेष, कोई पर्टिकुलर समाज के ठेकेदार इन आधारों पर, अपने खुद के सोच के आधार पर किसी व्यक्ति को असमान नहीं समझ सकते, किसी समाज को असमान नहीं समझ सकते। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि असमान है, ये हमारे बराबर नहीं है, तो ऐसा वह नहीं समझ सकते। व्यक्ति विशेष यानी कि समाज के ठेकेदार, सीधा सीधा ये कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, हमेशा उचित है। उसको पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन, इनकी उस मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन उसको देना चाहिए, पर्टिकुलर व्यक्ति को भी देना चाहिए, पर्टिकुलर समाज को भी देना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, अब प्रथम 2 बातें कौन कौन सी थी भाई? या तो शारीरिक, वंश और परंपरा। शारीरिक तरीके से अगर वो विकृत है, या पता नहीं कौन से वंश से है, या उसकी परंपरा क्या है, या सामाजिक उत्तराधिकार। ठीक है, अगर इनमें तो प्रथम 2 बातों में असमान है, क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार करना उचित है? क्या हम उसके साथ भिन्न व्यवहार कर सकते हैं? लड़का है, लड़की है, शारीरिक तरीके से क्या बोला है कि लड़का लड़की है, तो उनमें असमानता करनी चाहिए? नहीं। अगर कोई विकलांग है और स्वस्थ व्यक्ति है तो उनके बीच में असमानता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और कोई कम बुद्धि वाला है और कोई अधिक बुद्धि वाला है तो उसमें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। उनके साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। किसी वंश में, उच्च वंश में उत्पन्न हुए हैं, निम्न वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो क्या असमानता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो उन्हीं बातों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है।
कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हुआ है। बेसिकली है ना, बात भी यही है कि वो लोग उच्च स्थान प्राप्त कर जाएंगे जिनको पहले से ऊंचा कुल मिला है, ऊंची परंपरा मिली है, उच्च स्थान मिला है, प्रोत्साहन मिला है। अब जो लोग सक्षम हैं, जो लोग निपुण हैं, लेकिन उनको धिक्कारा जा रहा है, अछूत समझा जा रहा है, उनको एक तरफ हटाया जा रहा है, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे, उनको उस प्रतियोगिता में, जिस प्रतियोगिता में उच्च कुल के लोग शामिल हैं, उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया जा रहा है, तो फिर वो अपनी सक्षमता या अपना जो भी गुण है उसको कैसे दिखाएंगे? कैसे लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर भी काबिलियत है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनको शामिल नहीं किया गया है, असमानता रखी गई है, उनके साथ में समान व्यवहार नहीं किया गया है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, तीसरा आधार जो है कि प्रयासों की असमानता जो मनुष्य को अपने वश की बात नहीं है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वह प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए कि जहां पर ये हमारे मनुष्य के वश की बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति विकृत यानी कि विकलांग है तो ये उसके वश की बात नहीं है, कोई मंद बुद्धि है तो उसके वश की बात नहीं है, भाग्य ने उसे जो दिया है, लेकिन उसके साथ अगर हम समान व्यवहार करेंगे तो शायद वो आगे बढ़ जाए या उनके बराबर होने की कोशिश करे या कहीं थोड़ा सा ऊंचा उठ जाए, है ना। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता कि समता का जो भी औचित्य है उसका उचित होना या उसका जो भी उद्देश्य वो यहीं पर समाप्त नहीं होता है। इसका और भी आधार उपलब्ध है कि एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। उसको तो नहीं पता है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, उस बड़े एरिया में कवर कर रखा उसको। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, अब वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के पास अलग अलग लोगों के पास जाकर तो ये नहीं पूछ सकते भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें समान रखा जा रहा है, तुम्हारे हक, तुम्हारे अधिकार तो दिए गए, सब कुछ, ये तो नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है उनका दायित्व बनता है कि वो इस कार्य को अच्छे ढंग से करे, सही तरीके से पूर्ण करे। ठीक है। वैसे भी आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता, ऊंच और नीच की श्रेणी में नहीं बांट सकते। हम उसको नहीं बांट सकते। जो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम क्यों जो सही है उसको भी गलत की श्रेणी में रखे जा रहे हैं? नहीं। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ कौन होते हैं? जो राजनीतिज्ञ के जानकार होते हैं ना, उन्हें राजनीतिज्ञ कहते हैं। यहाँ लिख लेती हूँ, राजनीति के जानकार। अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। ठीक है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए सही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी माना जाता है। यही व्यवहार है और यही उसके व्यवहार की कसौटी माना जाता है। तो बच्चों, ये तो था हमारा बाबा साहब का एक आदर्श समाज की कल्पना, कि उन्होंने जो एक आदर्श समाज की कल्पना करी है कि समाज कैसा होना चाहिए। तो समाज जो है राजनीतिक स्तर पर भले ही सक्षम हो जाए, सफल हो जाए, स्वाधीन हो जाए, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी उसे सफल बनाने के लिए समाज के ठेकेदारों का ही दायित्व बनता है कि वो अपनी सोच में परिवर्तन करे। जो वंश परंपरा के आधार पर जो आगे बढ़ जाते हैं और वंश परंपरा के आधार पर ही जो नीचे रह जाते हैं, फिर उनका क्या होगा? आगे बढ़ गए जो तो बढ़ गए, चाहे उनमें काबिलियत थी या नहीं थी, लेकिन जो नीचे रह गए हैं उनमें तो काबिलियत थी लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। तो ये तो एक तरह की दास्ता है, तो उस दास्ता में हमें उन्हें नहीं रखना है।
तो बहुत ही अच्छी उनकी कल्पना है कि समाज ऐसा होना चाहिए। आप बताएंगे मुझे कि समाज कैसा होना चाहिए, जरूर बताना मुझे। तो अब चलिए करते हैं हम क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ आते हैं हमारे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो पाठ के साथ आते हैं और एक पाठ के आसपास आते हैं, ठीक है। एक तो पाठ के साथ आते हैं और एक पाठ के आसपास आते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं पाठ के साथ। कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है? तो अंबेडकर का तर्क है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। इससे व्यक्ति की क्षमता का विकास किए बिना उसे वंशगत पेशे से बांध दिया जाता है। वह उसके लिए अनुपयुक्त और अपर्याप्त भी हो सकता है। फलस्वरूप गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या आ जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका जातिगत पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यदि वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त हो अथवा अपर्याप्त हो तो उसके सामने भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि शारीरिक, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, ये तीनों क्या है? ये पहला और ये दूसरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भले ही शारीरिक वंश परंपरा हो या सामाजिक उत्तराधिकारिता हो, फिर भी हम समता के साथ रह सकते, समानता के साथ रह सकते। तो अंबेडकर का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास का पूरा अधिकार है। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वही इस वंश से या इस कुल से या इस समाज से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और उन्हें निकाल कर कुछ कार्य करना चाहिए, तो हमें यह कार्य बखूबी करना चाहिए। एक चीज बताइए कि अगर अंबेडकर साहब दलित समाज के थे और बड़ौदा के राजा जो नरेश थे राजा, अगर उन्होंने उनका चुनाव करके, मतलब उन राजा ने अगर उनकी बुद्धि को न समझ के और उन्हें फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता, उन्होंने वकालत नहीं करी होती, बैरिस्टरी करके आए थे। हाँ, एक और चीज बताती हूँ, जैसे अगर बाहर से वकालत करी है किसी ने, LLB करी है, जो कानून की पढ़ाई करके आया उसको बैरिस्टर बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, अधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। वैसे वो भी अधिवक्ता ही होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको बैरिस्टर बोलते हैं। तो बैरिस्टरी उन्होंने नहीं की होती, तो क्या वे हमारे इस संविधान को बनाने में अपनी भूमिका या अपना योगदान दे पाते? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं ग्रहण करते, किताबें नहीं पढ़ते या पढ़ाई नहीं करते या शिक्षा प्राप्त नहीं करते, अन्य देशों के संविधान को नहीं पढ़ते, या कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारे उपनिषद शास्त्रों को पढ़ लिया था, तो उन्होंने हमारे स्मृतियों में जो कानून व्यवस्था लिखी गई है उन कानून व्यवस्था को नहीं पढ़ा होता, तो क्या आज वो समझ पाते कि कानून क्या है, देश कैसे चलाना है, किन किन अधिकारों को देना है, क्या समाज है, किस तरह से रखना है, समानता क्या है, भाईचारा क्या है, ये बता पाते? क्या नहीं बता पाते। तो किसी ने तो परखा उन्हें, किसी ने तो उन्हें मौका दिया, अवसर दिया, उस अवसर का उन्होंने लाभ उठाया, ठीक है। कि हमें ऐसे व्यक्तियों का यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। समता यदि काल्पनिक वस्तु है, फिर भी सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग उचित है और व्यवहारिक भी है कि समानता के साथ ही सभी का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। क्या इससे आप सहमत है? तो डॉक्टर अंबेडकर भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि से जातिगतता का उन्मूलन चाहते थे। उन्मूलन मतलब जातिगत जो था ना, उसको बंद करना चाहते थे, उसको नष्ट करना चाहते थे, बंद करना, एक तरह से हम करेंगे बंद करना या समाप्त करना। उन्मूलन मतलब समाप्त करना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग किसी उच्च वंश जाति में पैदा होने से ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं, परंतु थोड़ा विचार करके देखा जाए तो इससे उनका अपना योगदान क्या है?
अतः मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तय होनी चाहिए। वैसे भी जातिवाद की भावना समता में बाधा उत्पन्न करती है। समता में, समानता में, समता क्या हो गई? समानता। क्योंकि आदर्श समाज की कल्पना क्या है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता। क्योंकि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे के साथ जो जीवन यापन किया जा रहा है वही वास्तविक स्वतंत्रता है और वही वास्तविक जीवन है, वही वास्तविक आदर्श समाज कहलाएगा अगर इसी तरह से जीवन यापन कर रहे तो। क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? तो लेखक ने आदर्श समाज के 3 तत्व माने हैं, समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता। समाज के इस तीसरे शब्द भ्रातृता पर विचार करते समय लेखक ने स्त्रियों का अलग से उल्लेख नहीं किया है। इसमें भ्रातृता शब्द का आशय सामाजिक जीवन में गतिशीलता, अबाध संपर्क मतलब बिना बाधा के आप एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हो, बहुविध हितों में सबका सहभाग होना, ये चीजें बताई है। ठीक है, इस तरह भ्रातृता का अर्थ है भाईचारा लिया जाना उचित है, इसे बंधुता भी कह सकते हैं। और भ्रातृता शब्द संस्कृत निष्ठ है, जबकि भाईचारा शब्द सरल और सद्भावजनक व्यवहार का सूचक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि स्त्रियों का उल्लेख नहीं किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी के बीच में मेल भाव हो, ठीक है, मेल मिलाप हो, अच्छा व्यवहार हो। किन दोषों के कारण जाति प्रथा स्वीकार्य नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जाति प्रथा के अनेक कारण है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, श्रमिक वर्ग में भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, वंशानुगत कार्य होने से रुचि और क्षमता का ध्यान न रखना, अपर्याप्त व्यवसाय से बेरोजगार रहना, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता की भावना में कमी आना, जिनके परिणाम स्वरूप आदर्श समाज का निर्माण रुक जाता है। इसलिए जाति प्रथा को अस्वीकार किया गया है कि जाति प्रथा सही नहीं है। जो निपुणता यानी कि हमारी क्षमता का विरोध करती है वो कहाँ सही हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि जाति प्रथा से समाज को क्या आर्थिक हानि होती है? तो जाति प्रथा के अनुसार अपना पेशा निश्चित करने में उसकी रुचि, क्षमता और प्रशिक्षण आदि का कोई योगदान नहीं रहता। मजबूरी में अपनाने से वह जीवन भर के लिए उससे बंध जाता है। अब इसमें क्या होता है, पहले आंसर को पूरा कर लेते हैं कि जिससे उसकी कार्यकुशलता कमजोर पड़ जाती है और आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता है। अतः जाति प्रथा से समाज एवं व्यक्ति को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अब यहाँ पर 2 पहलू है, एक वे लोग जो उच्च वर्ग के, एक वे लोग जो निम्न वर्ग के। उच्च वर्ग के लोगों को अधिकार होता है अच्छे व्यवसाय का चुनाव करने के लिए, निम्न वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उच्च वर्ग का लोग जो सक्षम नहीं है, जो निपुण नहीं है और जो कार्यकुशल नहीं है, वह व्यक्ति भी बड़े कार्य को करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कार्यकुशलता नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो माहिर नहीं है, उसमें दक्ष नहीं है। अब दूसरी तरफ जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि मैं मतलब वो उसमें बहुत अच्छा हुनर है और वो उच्च वर्ग के लोगों के समान, उच्च वर्ग के लोग जिस प्रकार का कार्य करते हैं निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है वो काम कर सकता है, उसमें इसकी क्षमता है, लेकिन उसमें बाध्यता है। अब बाध्यता क्या है कि उसको अधिकार नहीं है कि वह उच्च वर्ग के लोगों का काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब वह जो कार्य कर रहा है वो कार्यकुशल नहीं है, इसलिए मतलब बिना मन के काम कर रहा है। और जो बिना मन के काम किया जाता है बच्चों वो कैसा होता है ये तो आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर क्या होगी? बेरोजगारी। और यहाँ पर क्या होगा? जो हमें प्राप्त होगा, जो भी धन प्राप्त होगा उसमें कमी होगी, क्योंकि यहाँ भी कार्यकुशलता नहीं है और यहाँ भी कार्यकुशलता नहीं है, दोनों में ही नहीं है। आप एक वर्ग को लेकर मत देखिए, दोनों ही वर्गों में देखिए। तो हो सकता है कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को और ज्यादा अच्छे ढंग से कर सके। तो अच्छे ढंग से कर सकेगा तो उससे क्या होगा? कार्य कुशल हो जाएगा, साथ में आमदनी अच्छी हो जाएगी, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लेकिन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो जैसा तैसा चल रहा है। तो चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति कर रहा है उसमें कार्यकुशलता नहीं है तभी नुकसान है, निम्न वर्ग का व्यक्ति अपना कार्य करता है लेकिन उसमें कार्यकुशलता नहीं है तब भी नुकसान। तो नुकसान दोनों तरफ ही था। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने दासता किसे बताया है, समझाइए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने के अनुसार जब अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न हो तो उसका अर्थ दासता मानना चाहिए।
क्योंकि दासता का आशय केवल कानूनी पराधीनता के अंतर्गत ही नहीं माना जाता, अपितु जिसमें कुछ व्यक्तियों को अपनी क्षमता एवं रुचि के विरुद्ध पेशा अपनाने को विवश होना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था को भी उन्होंने दासता माना है। केवल राजनीतिक तरीके से दास आप बने हुए हो तो केवल वो दासता नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो व्यक्तित्व यानी कि जीवन परिचय देना, आपको सीधी सीधी बात बता दूं मैं सीधा, ठीक है। क्या लिखना है? जीवन परिचय आपको लिखना है। कृतियां भी लिखनी है, क्या क्या उन्होंने रचनाएं लिखी है तो वो भी आपको। अब मोस्टली रचनाएं उनकी इंग्लिश में है, तो आपको जितनी भी याद रहती है बच्चों वो लिख लीजिएगा। और अगर सीधा सीधा नहीं बोल सकते हो तो उनका जो कितने 21 खंडों में उनका पूरा जो लिखा हुआ जितनी भी रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित है तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन चाहूंगी कि 2 या 3 रचनाएं तो आप याद करके जाए। कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, अगर बड़ौदा नरेश प्रोत्साहित नहीं करते तो क्या उनको आज हम जिन्हें पूजनीय मानते हैं तो क्या वे इस मुकाम को हासिल कर सकते, क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे? नहीं ना। तो ऐसे लोग अगर मिल जाए, है ना, तो सोचिए समाज कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश गए। ठीक है, ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। और यहां से शुरू होता है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल, द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिकेशन आदि प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तो इनमें से जो भी आपको याद होती है ना, 3, 4, 5 जो भी याद कर लीजिए। मूक नायक बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी है। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन से प्रभावित होकर बौद्ध मतानुयायी बन गए थे। कौन बन गए थे? बौद्ध मतानुयायी। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समता का औचित्य और व्यवहार्य सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो समता का औचित्य और व्यवहार्य सिद्धांत दोनों एक ही बात रखते हैं कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। ठीक है, कि समता का औचित्य और व्यवहार्य सिद्धांत दोनों ही एक ही बात स्पष्ट करते हैं, और वो क्या है कि मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, समानता का उचित व्यवहार को ही व्यवहार्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण जैसे एक राजनीतिज्ञ का सामना बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है और अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो समय होता है और न ही प्रत्येक विषय में जानकारी होती है। ठीक है, जिससे कि वह अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर जरूरी व्यवहार अलग अलग रूप में कर सके। वैसे भी आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर व्यवहार कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, मानव के दृष्टिकोण से समाज को 2 वर्गों में बांटा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ व्यवहार्य सिद्धांत का व्यवहार प्रयोग में लेते हैं, और यह व्यवहार इसलिए काम में लिया जाता है कि सभी लोग समान हैं और इनका कोई वर्गीकरण या श्रेणीवार संभव नहीं है। श्रेणी करना इनका संभव नहीं है, ना तो वर्गीकरण किया जा सकता है ना इनका श्रेणीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में बहुविध प्रकार के हित एवं कल्याणकारी कार्यों में सबका भाग होना चाहिए तथा सभी को मिलजुल कर उन हितों की रक्षा के प्रति सजग और सतर्क होना चाहिए। सामाजिक जीवन में निर्बाध रूप से मेल जोल बनाए रखने के संपर्क साधनों के अवसरों की उपलब्धता करनी चाहिए। मेल जोल या भाईचारा इस प्रकार होना चाहिए जैसे दूध पानी का मिश्रण हो, जो आपस में मिलते ही समरूप हो जाए, मतलब समान हो जाए, कि सब एक समान व्यवहार करें। सभी के मध्य श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। विश्वास और आस्था की अखंड निधि होनी चाहिए। ऊंच नीच और असमता का भाव दूर दूर तक किसी को सोच में नहीं होना चाहिए। और समता, भ्रातृता और स्वतंत्रता तीनों तत्वों का अद्भुत समन्वय लोकतंत्र की नींव होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं है, वरन लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। हम लोकतंत्र की परिभाषा बोलते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन। ये तो होता ही है, अब्राहम लिंकन द्वारा की गई है, ये भी है क्योंकि ये जल्दी याद हो जाती है, इसलिए सभी ने इसी को आत्मसात कर लिया बच्चों। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र तो ये है,
भारतीय परिदृश्य में देखें या परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तविक लोकतंत्र जो है वो समानता है और कुछ नहीं है। लोकतंत्र मतलब समानता, और समानता नहीं है वहां पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि समानता नहीं होगी तो भाईचारा नहीं होगा, समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। तो समानता ही उसका एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक गणराज्य बना है तो वो कोई मतलब नहीं है। अगर सामाजिक क्षेत्र में सभी मनुष्य समान नहीं है तो कोई ऐसे किसी लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। भाई सभ्य समाज को क्यों जरूरी हो गया था, क्यों जरूरी हो गया था सभ्य समाज को? भाई उसके दैनिक दिनचर्या के जो कार्य है वो कौन करेगा? तो इसलिए सभ्य समाज को आवश्यक हो गया था कि श्रम विभाजन किया जाए, जिसके कारण श्रम का अलग अलग लोगों को काम बांटा जाए। जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हो और कभी श्रमदान देना हो, श्रमदान यानी कि विद्यालय में कभी श्रम करना हो, सेवा देनी है, आपको दान देना है, श्रमदान कहा जाता है। कि कह दिया है कि एक प्लेग्राउंड है या आपकी विद्यालय है उसकी सफाई करनी है, तो आपको क्या किया जाएगा? सबको पहले तो इकट्ठा किया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा भाई ये वाली जो टीम है या ये वाली क्लास है जो ये काम करेगी, 9th क्लास ये काम करेगी, 10th क्लास ये करेगी, 11th ये करेगी और 12th ये करेगी। तो भाई वो तो काम बांटा था ना, काम बांटा था, अधिकार थोड़ी ना बांटे थे, समानता थोड़ी ना बांटी थी। तो यहाँ क्या करा, अब जिन लोगों ने काम बांटा था और क्लास के जो मॉनिटर थे, ठीक है, जो बड़ी क्लास के मॉनिटर थे जिनको अच्छा काम दिया गया था, उन्होंने आधिपत्य कर लिया। और जो क्लास के ठेकेदार थे यानी कि जो प्रिंसिपल थे या जो सभी क्लास के जो लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब यही बोल दिया कि जो 9th क्लास का काम कर रहा है अब वो ऐसा ही काम करेगा, जब वो 9th में आएगा वो ऐसा ही काम करेगा। अब भाई ये तो 1 साल हुआ, सन 2026 में अगर फिर से काम होता है, श्रमदान करते हैं, तो क्या अभी 9th क्लास को जो काम दिया है वही काम दिया जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही तो हुआ है, यही हुआ है कि जो 2024 में जो काम दिया 9th को, वही काम 25 में दिया, वही काम 26 में दे दिया। तो फिर क्या हो गया? अब वो कर्म के आधार पर हो गया। अब भाई उसमें क्लास में आया है, उस जाति में आया है तो उसी जाति का काम करेगा। अब अगर ऐसा हो जाता कि 9th क्लास को 2024 में काम दिया है, वही काम 2025 में 10th क्लास को दे दिया, वही काम 2026 में 11th को दे दिया, फिर वही काम 2027 में 12th को दे दिया, तो उससे क्या था कि कर्म का विभाजन कर दिया गया। अगर कर्म का विभाजन कर दिया जाए तो फिर वहां जाति प्रथा का तो कोई नाम ही नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बात इसीलिए सभ्य समाज को आवश्यकता पड़ गई थी कि श्रम विभाजन किया जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी होता गया, यानी कि 9th क्लास के बच्चे जो काम कर रहे थे, अब वो जब जो भी बच्चे 9th में आएंगे, 8th पास करके जब भी एक बैच 9th में आएगा, उसके लिए फिक्स हो गया भाई 9th वाले यही काम करेंगे। तो इस तरह से जाति प्रथा बनी थी। तो समझ में आया बच्चों आपको जाति प्रथा क्या थी? ठीक है, तो श्रम विभाजन में क्षमता और कार्यकुशलता के आधार पर काम का बंटवारा होता है, जबकि श्रमिक विभाजन में लोगों को जन्म के आधार पर बांट दिया जाता है कि आप क्लास में आ गए हो ना तो आपको यही काम करना है। ठीक है, बांटकर पैतृक पेशे को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करता है, लेकिन जो श्रमिक विभाजन है ना, उसमें व्यवसाय का चयन तो दूर की बात है, व्यवसाय परिवर्तन की भी अनुमति नहीं होती है, जिससे समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता का भाव पैदा होता है। और यह अस्वाभाविक विभाजन है, इससे गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो फटाफट बच्चे थम्स करके मुझे जल्दी बताइए कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका है कि श्रम विभाजन परिवर्तनशील है लेकिन श्रमिक विभाजन परिवर्तनशील नहीं है। श्रमिक विभाजन ही जाति प्रथा का द्योतक है। तो फाइनली चलिए आज हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी की जो बुक है हमारी आरोह भाग 2, उसको पूरा पढ़ लिया है। आज वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई बुक है वितान, उस पर 3 कहानियां, उसको जल्दी से खत्म करेंगे। चाहूंगी कि कल का कल एक जो कहानी है वो पूरी हो जाए, शायद सिल्वर वेडिंग है और सिल्वर वेडिंग काफी बड़ा चैप्टर है, तो देखते हैं अगर पूरी हो जाती है, क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं, तो कोशिश पूरी करूंगी कि 1 शॉट में एक ही लेक्चर में पूरा करूँ। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद बहुत बहुत।